नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश की मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई तो कई बड़े ऐलान भी कर दिए। 6 पीडब्ल्यूडी टोल बैरियर बंद करने का ऐलान किया गया। साथ ही प्रदेश के करीब 3.5 लाख कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों को निशाने पर भी लिया और एक एक करके उन तमाम उपलब्धियों को गिनाया जो कि पिछले 9 साल में सरकार के रहते नई योजनाओं पर काम हुआ, लोगों को इसका लाभ मिला। इन बातों का जिक्र करते करते मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा कि असल में एक नंबर से कहीं पीछे चला गया हरियाणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर तंज भी कसा। मुख्यमंत्री ने जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया जो कि 9 साल में उनकी सरकार, उनके नेतृत्व वाली सरकार में फैसले लिए गए और जमीन पर उस फैसलों को, उन सौगातों को उतारा गया। ये रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखा है। प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई। सरकार कर्मचारियों के डीए में आज 4% की बढ़ोतरी की गई। एक सौगात के तौर पर है। दीपावली से पहले डीए 42% से बढ़कर अब 46% हो जाएगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इनाम राशि अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है खिलाड़ियों के लिए। एमएसएमई के जरिए 18,422 करोड़ का निवेश आया। इस बात का जिक्र भी किया मुख्यमंत्री ने। एमएसएमई के जरिए 12.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि रोजगार को लेकर विपक्ष बहुत सवाल खड़े करता है। 112 सेवा का रिएक्शन टाइम 8 मिनट कर दिया गया। बिजली का जो लाइन लॉस था उसमें 13% की और कमी आई है। 10,000 एकड़ की जंगल सफारी भी तैयार कराई गई है। इसके अलावा पिंजौर में हॉट एयर बैलून एक्टिविटी शुरू होगी। अग्रोहा की बात करें तो उसके लिए भी ऐलान किया गया। पूरे विश्व में इनाम राशि अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो वो हरियाणा में है। इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया। 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। 42% से दिए, 42 से 46, 4% बढ़ाया है ना दिए। तो पहले 42 था, वो 46 हो गया। इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ और जो इसके एरियर हैं, यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। इसमें लगभग 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका इसमें लाभ होगा। पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान की है, जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा। 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे। वो 3 टोल हैं विलेज बसीरपुर, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जो नारनौल जो निजामपुर रोड है उसके ऊपर, हाँ जी, हाँ, स्टेट हाईवे नंबर 17। फिर दूसरा विलेज टटियाना, स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है, कैथल पटियाला रोड पर। और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22, विलेज गुजरवास,
सुबाना कोसली नाहड़ कनीड़ा रोड, तो ये तीनों का 1 तारीख से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं उसकी डेट खत्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा। आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड, विलेज संगतपुरा, स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को खत्म कर देंगे। कालाम सडोरा शाहबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है असगरपुर, वहां ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर, स्टेट हाईवे नंबर 18, रोहतक खरखोदा दिल्ली बॉर्डर, वहां पर है। ये भी एक तो 9 साल का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री ने पेश किया और कई घोषणाएं भी की, लेकिन विपक्ष फिर से हमलावर हो गया। कहते हैं कि जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था वो इस सरकार के दौर में काफी पीछे चला गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हम आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है साहब आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। रविंद्र ढुल है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और विजेंद्र रेणु है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रेणु साहब आपका। सबसे पहले प्रवीण अत्रे साहब, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दे दिया गया, लेकिन फौरन हमला आ गया। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि जो नंबर 1 उनके दौर में था वो 9 साल में पता नहीं कौन से नंबर पर चला गया, ये पता नहीं चल रहा। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं उस बात की सच्चाई तो पता लगेगी आंकड़ों से, फैक्ट से, तथ्य से। लेकिन एक बात निश्चित मान के चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का जो काम किया, जो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया, क्योंकि उससे पहले की व्यवस्था जो है जिसके लिए हरियाणा बदनाम था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की ओर की जो ये 9 साल की मनोहर यात्रा है, इसका नतीजा ये हुआ अतुल भाई कि आज हरियाणा हर क्षेत्र के अंदर प्रगति के पथ पे दूसरे प्रदेशों के बनिस्बत बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जहां तक हुड्डा साहब की बात करते हैं, उस पे पहले आ जाता हूं। हुड्डा साहब ने कहा कि देखिए हरियाणा पिछड़ गया है, लेकिन अब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और आप और दर्शक उन फैक्ट्स, उन तथ्यों से इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हुड्डा साहब केवल आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, एक सफेद झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में मुख्यमंत्री बने थे अतुल भाई, तो हमारे हरियाणा प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,27,770 रुपए थी, जो आज 2,96,685 रुपए है। जिस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद संभाला था, हरियाणा प्रदेश से 68,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। आज वो एक्सपोर्ट 2,45,453 करोड़ रुपए का है। हरियाणा प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है, हम सब जानते हैं। हुड्डा साहब जब तक मुख्यमंत्री रहे, या यूं कहें कि 14-15 तक खाद्यान्न उत्पादन हरियाणा का 169 लाख मीट्रिक टन था, आज वो 185 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दूध का उत्पादन जो 79 लाख टन था, आज 116 लाख टन हो गया हमारा दूध का उत्पादन। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हुड्डा साहब के समय 2014 की बात कर रहा हूं, 747 ग्राम था, आज वो 1,081 ग्राम हो चुका है अतुल भाई। हरियाणा प्रदेश में 2014-15 में अतुल भाई 105 कॉलेजेस थे, आज 182 हो गए हैं। और हैरानी इस बात की अतुल भाई कि 105 कॉलेज थे पिछले 50 साल के करीब, और पिछले 9 साल के अंदर उसमें इजाफा होता है 77 कॉलेजों का, 77 और बढ़ जाते हैं, 185 हो जाती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो थी 2014-15 में 43, आज कितनी है? 56। ITI हमारे यहाँ कितने थे? 142, आज कितने हैं? 192। तो जिस तरह की प्रगति, मेडिकल कॉलेजेस थे 14-15 में मात्र 6, आज कितने हैं? 15, 9 की बढ़ोतरी हो गई है। जो स्वास्थ्य संस्थान थे जिसके अंदर हम PSC, CSC, हॉस्पिटल सबको मिला लेते हैं, 3,944, और आज कितने हैं? 4,266। तो ये मैं आंकड़े केवल इसलिए दे रहा हूं अतुल भाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झूठ को दर्शक अच्छी तरह से समझ सके। अब बात आ जाती है किसान वर्ग की। देखिए कृषि क्षेत्र के अंदर मत्स्य उत्पादन, जो मछली पालन, जिसके लिए मनोहर लाल जी तरह अलग अलग तरह की स्कीमें लेके आए, किसानों को प्रोत्साहित किया। 2014-15 में 1 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता था हरियाणा प्रदेश के अंदर मछली का, आज कितना है? जस्ट डबल, 2 लाख मीट्रिक टन। आज की स्थिति ये है अतुल भाई। जो सूक्ष्म सिंचाई, जब हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी कमी रहती है भौगोलिक दृष्टि से, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां औसत से कम बारिश होती है,
मनोहर लाल जी ने वाटर प्रबंधन के ऊपर फोकस करना शुरू किया। जो ड्रिप इरिगेशन या यूं कहिए सूक्ष्म सिंचाई 2014-15 में मात्र 33,000 हेक्टेयर में होती थी, आज होती है 4,26,636 हेक्टेयर। ये जो तरक्की हरियाणा प्रदेश ने की है, हरियाणा प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। जब मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली थी, हरियाणा प्रदेश के मात्र 538 गांव को 24 घंटे बिजली मिलती थी, मात्र 538। और उसका कारण भी ये था कि जब कोई थर्मल प्लांट लगता था, जमीन गांव की ली जाती थी, तो उसमें एक शर्त होती थी एमओयू के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर कि उस गांव को बिजली देनी पड़ेगी। आज हरियाणा प्रदेश के 5,000 ठीक है, बहुत सारी बातें आपने गिनाई। अब जरा रविंदर ढुल साहब का जवाब देता हूं। ढुल साहब, अत्रे साहब ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किसान से लेकर, रोजगार से लेकर, मत्स्य पालन से लेकर और बाकी जो ढांचागत संरचना होती है, वो चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की हो, सड़कें बनाने की हो, सारी चीजों पर सरकार ने काम किया है। लेकिन आपने 9 साल को सीधे से खारिज कर दिया, सीधा खारिज कर दिया। आपने कह दिया कि भाई जो नंबर 1 था वो जाने कौन से नंबर पर है पता नहीं चल रहा, कुछ तो पता चला होगा कितने नंबर पर है। ये कितने झूठे हैं, और सरकारी झूठ की जो लेवल है उसका भी मैं ऐतिहासिक रूप में मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास में इनकी 9 साल की कथित एक बुकलेट आई होगी, आपके पास में भी आई होगी कि कौन सी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसका कृपया करके पेज नंबर 58 निकालिएगा। पेज नंबर 58 ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का इन्होंने नाम लिया है, सबसे ऊपर लिखा है IIM रोहतक। ये वही IIM रोहतक है जो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री कहते हुए पाए गए थे। क्या हरियाणा में एक मिनट अरविंदर जी, एक मिनट आपने पेज नंबर 58 बोला है ना, वो कौन सी बुकलेट है जिसका पेज नंबर 58 लेके बोल रहे हैं? 49 लिख दिया। अब पेज बदल गया, कोई बात नहीं, अब पेज बदल गया, आगे बोलिए। नहीं, ये बात नहीं होती कहने की। पेज नंबर आपने कहा था भाई, मैं तो पूछ रहा था भैया, शुरुआत में आपने फोटो छाप रखी है। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था पेज नंबर 58 कौन सा है? आपने 58 बोला। आप बेतुकी बात क्यों कर रहे हैं? नाराज ना हो, देखो नाराज नहीं, बेतुकी बात मत करिए। ये शुरुआत में आपने फोटो छापी है, को ढूंढ रहे हो आप। मैं अतुल जी, आप 49 पे बात करते हैं। अच्छा ठीक है अत्रे साहब, उनका पेज बदल गया, अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, पेज 49 ऑफ दी बुकलेट। ठीक है, अब आगे बताइएगा। IIM रोहतक जो इन्होंने सबसे ऊपर लिखा है 2009 में बना था, और जिसके बारे में मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कहते हुए पाए गए थे बच्चों के पास में कि क्या हरियाणा के अंदर IIM है, मुझे तो नहीं पता। ये 2009 की उपलब्धि अपनी इसके अंदर जोड़ दी। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूंगा इसका। नहीं, एक मिनट जवाब दे दूंगा। ढुल साहब को पूरा करने दें। पूरा धक्का नहीं। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET मूर्थल 2006 में बना था। इन महानुभावों ने 2006 की उपलब्धि अपने उसके अंदर जोड़ ली। इसी प्रकार से NIFT की घोषणा हुड्डा सरकार के दौरान हुई, NID की घोषणा हुड्डा सरकार के दौरान हुई, और उसकी घोषणा होने के बाद में काम स्टार्ट हो गया था। बाद में आपने इसको बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से हमारी उपलब्धियों को भी अपनी बताने का काम करेंगे। अब क्या बताएंगे, रुकिए। सबसे बड़ी अब प्रॉपर्टी ID कर रहे हैं घोटाला तो हमारे पास में पता ही लगा है। आप बताएं, कोई एक पावर प्लांट आपने लगाया हरियाणा के अंदर, उसका नाम बताएं। कोई नई रेलवे लाइन आपने बनाई है, उसका नाम बताएं। हरियाणा के अंदर 1 इंच भी मेट्रो लाइन आप आगे बढ़ा पाए हो पिछले 10 साल में, वो भी बताएं। और राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान, कोई ऐसा संस्थान है आपके पास में जो कांग्रेस के समय में घोषणा नहीं हुई हो और आपने खुद के घोषणा करके कोई नया बनाने का काम किया है? अतुल जी, आप जवाब लीजिएगा इनका बस। तो ये फर्जी आंकड़े पेश करके जो है यहाँ पर हरियाणा की जनता को बरगला करके आप ये नहीं कह सकते कि हमने इतनी लंबी मुझे लेकिन लगता है कि हाँ, अगर आपके समय की कोई घोषणा है और इन्होंने पूरा किया है तो वो अच्छी बात है। राजनीति में कई बार तो हमने देखा है कि किसी की घोषणा दूसरी सरकारें आती है तो बदल देती है, कहते हैं हम नहीं करेंगे इस पर। इन्होंने किया तो इस पर तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ आपने किया है तो उसको भी गिनाना चाहिए कि हाँ ये हरियाणा में है और पिछली सरकारों ने किया है। अत्रे साहब, छोटा सा एक जवाब, उसके बाद विवेक चौधरी के पास जाऊंगा। देखिए अतुल जी देखिए, पहली बात तो ये कि ढुल साहब जो है ना, चलिए पेज में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ढुल साहब आपको निफ्ट के अंदर कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? आपकी सरकार के समय केवल घोषणा हुई थी, आपने तो जमीन तक एक्वायर नहीं की थी, आपने तो लैंड तक फाइनल नहीं की थी भाई। आपने तो घोषणा NH 73 की भी की थी, लेकिन वो भी तो हमने बनाया, आपने तो वो भी नहीं बनाया था। आप कहते हैं बताइए एक भी पावर प्लांट अगर आपने लगाया हो। साहब ऐसा है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपने पावर प्लांट लगाए, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के गांवों को 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती थी?
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने नया पावर प्लांट नहीं लगाया क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास सरप्लस बिजली अवेलेबल थी, इसलिए हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं 5,700 से ज्यादा गांव को। अगर आपने बिजली क्षेत्र में बड़ा काम किया था तो क्यों नहीं बिजली दे पाए 24 घंटे भाई? आपने केवल कमीशनखोरी की। उसका उदाहरण है यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट, जो चौटाला साहब की सरकार के अंदर एमओयू साइन हुआ था, लेकिन आपकी सरकार ने एमओयू की शर्तें केवल इसलिए बदल दी कि कंपनी को लाभ हो जाए, 350 करोड़ रुपए एक्सचेकर का जो है वो पानी में चला जाए, और आपने वहां पे सब स्टैंडर्ड मशीनरी लगवा दी। आज तक प्लांट बंद पड़ा है। ये तो आपके प्लांट के हालात थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमने नया पावर प्लांट लगाया, लेकिन हमने ये जरूर कहा कि हमारे ठीक बात है। पास नहीं, अभी पावर प्लांट की अगर जरूरत बिजली नहीं दे है रहे तो हैं। उस पर चर्चा भी शायद बेमानी होगी। रेणु साहब देखिए, ढुल साहब ने 4-5 पॉइंट गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार के दौर में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ उसको भी इन्होंने अपना बना लिया, कुछ उनकी घोषणाएं थी वो इन्होंने बना दिया, तो तारीफ की बात है। इनेलो के पास क्या है गिनाने को? क्योंकि सरकार कह रही है, जो इस वक्त रिपोर्ट कार्ड आई मुख्यमंत्री ने पेश किया, उन्होंने कहा कि 9 साल का ये पूरा लेखा जोखा है, इसमें किसी को कोई अगर आपत्ति है तो वो देख ले। ये हमने तय किया, ये हमने किया, और ये करने के बाद ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहे हैं। सरकार के बीच चुके हैं। पहली योजना में ये अकेले थे, दूसरी योजना में गठबंधन की सरकार है। हर कोई सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब मौजूदा सरकार चली हुई है, जो रूटीन के वर्क होते हैं वो हर सरकार करती है। सड़कें बनानी है, पानी की सुविधा देनी है, बिजली की सुविधा देनी है, सभी सरकारें करने का कार्य करती है। चाहे ट्रांसफर करने हैं, चाहे किसान की फसल को खरीदने का काम करना है। लेकिन जिस उम्मीद और भरोसे के साथ इस सरकार को स्थापित किया गया, ये केवल अपने रूटीन के वर्क गिनाते रहते हैं या फिर दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को अपने एजेंडे में जोड़ करके जनता को भ्रमित करने का काम करने का कार्य करते हैं। अभी हमारे साथी ने गिनवाने का काम किया कि खाद्यान्न में हमारी कितनी प्रगति हुई, दूध में हमारी कितनी प्रगति हुई, मछली पालन में हमारी कितनी प्रगति हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी प्रगति किसान ने की या सरकार ने? या जो आधुनिक बीज खाद आए उनसे हुई, या सरकार ने इनके लिए कोई मछली पालन उद्योग लगा रखा है, या सरकार ने कोई जो लोगों को दूध सप्लाई करने का काम करते हैं? किसान का प्रोडक्शन है, किसान ने किया है, ये खाम खाई का श्रेय लेने का कार्य करते हैं और यहाँ पर अनाप शनाप घोषणा करते हैं। ये कहते हैं हम 57 से 50 गाँव को 24 घंटे बिजली देता है। मैं कहता हूँ, मैं शहर में बैठा हूँ 30 साल से, यहाँ आज भी 24 घंटे शहर में भी लाइट नहीं मिल रही है। ये इस तरह से झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने जो काम किए हैं 9 साल में, मैं आपको एक एक करके बताने का काम करूंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप चलाने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, जिसमें इन्होंने जबरदस्ती प्रॉपर्टी आईडी लेकर के आई, परिवार पहचान पत्र लेकर के आए, ई टेंडर लेकर के आए, ई ट्रेडिंग लेकर के आए, और बाद में इनको वापस भी लेना पड़ा या इनकी शर्तों को लूज करना पड़ा, इनकी शर्तों को जो है ना इजी करना पड़ा, और जो कि बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप को दर्शाता है। दूसरी बात, इन्होंने ये लेकर के जो 9 साल का इनका जो कार्यकाल है, उसमें सबसे बड़ा बात क्या हुई? इन इक्वलिटी इन सोसाइटी, समाज में असमानता इतनी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आज देश में भी और प्रदेश में 90% वेल्थ के ऊपर 4% लोगों का कब्जा हो चुका है, और 98% लोग 10% वेल्थ में अपना रोजगार और अपना गुजारा कर रहे हैं। ये का सब कोई आया है समाज में, तो इस 9 साल में आया है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंटल हरियाणा। ये ऐसी नई नई योजना लेकर के आई जिससे जो इसका प्रभावित व्यक्ति है उनको शामिल नहीं किया, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, रात के अंधेरे में पॉलिसियां बनाते हैं और लागू कर देते हैं, और फिर वो कामयाब नहीं होती तो उसको वापस लेने का काम करते हैं। तो मैंने ऊपर गिनवाई थी वो सारी शिकायतें प्रयोगात्मक जो इन्होंने करने का काम किया, इसके पीछे लोगों को कितना तकलीफें उठानी पड़ी, कितना नुकसान उठाना पड़ा, वो शायद इनको अंदाजा नहीं है। अगली बात इन्होंने देखी, इन्होंने कहा था 22 जनवरी 2015 की वो तारीख याद कीजिए तो भी, जब पानीपत के ऐतिहासिक शहर में माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि आज हरियाणा में उसी नारे का विपरीत सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा दुराचार यदि हुए हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को सहन करने पड़े हैं।
वो इन्होंने काम किया। अगली बात ये कहते हैं कि हमने अंत्योदय लागू करने का काम किया, और अंत्योदय भी ऐसा लागू करने का काम किया, हमने अंतिम व्यक्ति से योजना शुरू करने का काम किया। अंतिम व्यक्ति का उद्धार नहीं, बल्कि योजना ही हमारी अंतिम व्यक्ति से शुरू होती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और हमारे प्रवक्ता महोदय से भी पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में 70,81,919 रजिस्टर्ड फैमिली आईडी हैं। 70,81,919 रजिस्टर्ड फैमिली आईडी है, जिनमें से 28 लाख बीपीएल से क्यों हैं? पहले 11 लाख 12 लाख हुआ करती थी, उससे ये 28 लाख। ठीक है रेणु साहब, इसका जवाब मैं अत्रे साहब से, चौधरी साहब से ले लूंगा। बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आपने एक बात कही कि किसानों ने किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आपकी भी सरकार होती ना और मत्स्य पालन को अगर आप सब्सिडी देकर इजाफा कराते या उसको सपोर्ट करते, तो मुझे लगता है तब भी किसान ही करते। सरकारों का काम होता है उनको प्रोत्साहन देना। हो सकता है इस सरकार ने किया हो, उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि कितना किया, कितना सब्सिडी दे रहे हैं और पहले की तुलना में अभी क्या स्थिति है। बहरहाल विवेक चौधरी साहब, देखिए इनेलो का भी कहना है कि सिर्फ ऐलान है, सिर्फ आंकड़े हैं, और ढुल साहब को आपने सुन लिया कि जो उनके दौर के काम है उनको गिना लिया इन्होंने 9 साल में, जिसमें से 4 आपके भी हैं। अतुल जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी सुना और इनेलो के प्रवक्ता साथी को भी सुना। एक इनसिक्योरिटी टाइप की चीज इनके अंदर देखने को। आज कहीं ना कहीं जो विकास कार्य पिछले 4 साल से, मैं कहूं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जिस तरह सरकार में रह के करवाने का काम कर रहे हैं, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हम एक बात कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे सरकार में आने से पहले कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने जब कानून बना के विधानसभा में पेश किया तो निर्विरोध वो कानून 75% आरक्षण का पास हुआ। आज भले ही कुछ लोगों ने कोर्ट में जाने का काम किया और हमें यह भी भरोसा है कि कोर्ट से भी हम जीत के ही जाएंगे। आज चाहे लेडीज रिजर्वेशन की बात करूं, अभी इक्वलिटी का जिक्र कर रहे थे रेड्डू साहब, लेडीज रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, महिलाओं को जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया वो देने का हमने काम किया। अगर मैं 33% आरक्षण राशन डिपो की बात करूं, वो हमने देने का काम किया। एमएसएमई को देश के अंदर 3rd अवार्ड मिला, वो किसकी बदौलत मिला? आज हमने जो चेंजेस थे वो चेंजेस लाने का काम किया। पहले 72 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट, फिर 48 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट। जो महीने महीने तक किसान को धक्का खाना पड़ता था अपनी पेमेंट लेने के लिए, आज उसके डायरेक्ट खाते में पहुंचती है। वो काम किसने किया? आज सिर्फ और सिर्फ इनको विरोध करना, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये वही नंबर 1 हरियाणा की बात कर रहे थे जिसमें करोड़ों रुपए ऐड के ऊपर खर्चे जाते थे और बड़े बड़े किसानों की जमीनों को जीजा जग गिफ्ट किया जाता था। आज ये वही नंबर 1 हरियाणा की बात कर रहे हैं जिसमें निरंतर रेप की घटनाएं, डकैती की घटनाएं और घटनाएं होती थी, आपराधिक कार्य होते थे। आज ये बारी बारी उसी नंबर 1 हरियाणा की बात कर रहे हैं जो सिर्फ रोहतक और रोहतक तक ही सीमित रह गए थे। आज हमने सम्मान विकास पूरे प्रदेश का किया और अभी भी करने लगे। अगर ये कहते हैं कि हमने किया, आईटीआई का जिक्र अभी अत्रे जी ने किया कि कितने हमने बनाने का काम। मैं उसके साथ आपसे यह भी पूछना चाहूंगा, जो रोहतक में 500 एकड़ में फुटवेयर क्लस्टर बना, वो किसने बनाया? वो हुड्डा साहब ने बनाया था क्या? वो भी हमने ही बनाया होगा। आज आईटीआई में बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसी से रिलेटेड, वो भी हमने बनाई होगी। आपके देवेंद्र हुड्डा जी कहते थे मारुति गुजरात चली गई। मारुति को खरखौदा में जहां आपने फार्म हाउस और प्रॉपर्टी डीलरिंग का जोन बना रखा था, वहां लाने का काम किसने किया? हमने किया। आज सिर्फ और सिर्फ आप आरोप लगाना जानते हैं, आरोप के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या जींद के अंदर, आज जींद उन्हें बहुत प्यारा लग रहा है, क्या जींद के अंदर जब रोहतक से निकलते थे, जींद के अंदर बढ़ते ही क्यों ऐसा हो जाता था कि हम किसी और प्रदेश में आ गए? क्यों नहीं रोहतक से बाहर निकल पाए? क्यों पूरे प्रदेश का विकास नहीं करा पाए? आज हम नहीं करे, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ रोहतक तक सीमित है।
हमें तो एक चीज का पता है, विकास का एक विजन लेके चले थे और उसी विजन के ऊपर हम निरंतर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निरंतर इसी तरह चलते रहेंगे। और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके पास सिर्फ विरोध ही है, उनके पास कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, जल्दी से इसका जवाब दें। ढुल साहब देखिए, जो बात विवेक चौधरी कह रहे हैं उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स गिनाए, शायद उनको आप लोग स्वीकारना नहीं चाहते या फिर खुली आंखें से देख के कहते हैं कि नहीं कुछ दिख नहीं रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छी भी हैं, जो आपके समय बनी है या आपकी घोषणा थी उस पर भी सरकार ने काम किया। कम ज्यादा हो सकता है, आलोचना हो सकती है, स्वीकार भी होनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन सिरे से खारिज कर देना, वहां सिर्फ राजनीति दिखती है। जी, इनको जेजेपी वालों को भूलने की बीमारी हो गई है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की बात करी है, उतना पुराना याद आ गया है इनको, ये याद नहीं है 2014 से 2021 के बीच में मेरे पास में डाटा है 385 करोड़ तो हरियाणा सरकार फूक चुकी थी विज्ञापनों के ऊपर, 385 करोड़ का तो डाटा। और 2021 से 23 तक का अत्रे जी बताने का काम करे, उससे दुगना पिछले 2 साल में इन्होंने दिया होगा। ये तो ऑफिशियल है 385 करोड़। तो अब हमारा डाटा निकाल करके देखिए कि अरे उस समय तत्कालीन सरकार ने एडवर्टीजमेंट पे कितने लगाए थे और वर्तमान सरकार कितना लगा रही है। अब मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है 9 साल में विकास हुआ, जेजेपी कह रही है 4 साल में विकास हुआ। अब बीजेपी अरे हम तो अपने 4 साल के ही बताएंगे, हम अपने 4 साल के ही बताएंगे। डोंट इंटरप्ट सर, डोंट इंटरप्ट। अरे ढोल साहब बीच में इंटरप्ट मत करें। ढोल साहब आज जो डाटा जारी किया भाजपा ने किया, जेजेपी ने नहीं किया। अरे अब भाजपा के डाटा में सरकार एक तो है ना ढोल साहब, इनका फैसला करा देते, इनका पंचायत कराते हैं तुलजी। इन्होंने भाजपा ने अपने डाटा केंद्र कहा अरे है, अपने लीडरों की पंचायत करा लो, अपनों का फैसला करा लो, हमारा क्या करोगे? अतुल जी 75% आरक्षण भाजपा ने अपने खाते में जोड़ लिया, तो दुष्यंत जी अपने खाते में क्या जोड़ेंगे ये भी बता दे। आप पढ़ा करिए भैया, ये भूलने की बीमारी पढ़ने की जरूरत आपको है। आप ये बताइए, चाहे भाजपा ने अपने खाते में जो बीमारी का दुष्यंत जी ने अपने खाते में बताइए नहीं हुआ। आप पुरानी चीजों को याद रखते हैं, नई चीजों को भूल रहे हैं। नई की बीमारी है जेजेपी के साथ में। ये 2019 से पहले क्या क्या करते थे, क्या गटर का जो है विवेक चौधरी सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। ये वर्तमान का प्रॉपर्टी आईडी का जो है घोटाला भूल गए। आज एक सवाल मेरा एक सवाल, उसके बाद छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। ढुल साहब मेरा सवाल यह है कि अभी तक आप कह रहे थे हरियाणा पीछे चला गया, अब कह रहे हैं कि उनके 4 साल उनके 9 साल वो आपस में लड़े, उनके बीच में बन रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 9 साल झूठ के नाम, मैंने अभी टैग चलाया है 9 साल झूठ के नाम। इनके एक एक झूठ का खुलासा करने का काम करेंगे। इनके जो 62-63 पेज का जो इन्होंने झूठ परोसा है, हर पेज के ऊपर से नीचे तक जो झूठे आंकड़े हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा इनको आता ही कुछ नहीं है। अतुल जी जवाब लीजिएगा। अगर ढुल साहब मान लीजिए 75% का मामला बीजेपी अपने पास ले गई, तो बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर ही तो सरकार चला रहे हैं, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। उसमें आपको क्या आपत्ति है? जेजेपी वाले से कहलवा दो कि बीजेपी ने किया है ये। चौधरी साहब मैं मान जाऊंगा सबके सामने। मैं तो एक बार अभी मैंने क्या छूंगा नहीं, डिबेट में दो सिर्फ और सिर्फ करवा दो। बुढ़ापा पेंशन का इन्होंने वायदा कौन सा किया था और मिली एक लाइन में मैं इसका ढुल साहब जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं अत्रे साहब के पास जाऊंगा। चौधरी साहब उनका कहना है कि आपके जो ऐलान थे, अगर वो बीजेपी क्लेम करे तो आपत्ति तो नहीं है ना कोई? एक चीज का जवाब दीजिए अतुल जी। मैं अभी कह के हटा हूं कि बीजेपी ने अपने खाते में लिखा या दुष्यंत जी ने अपने खाते में लिखा, काम हुआ कि नहीं हुआ बताइए ढुल साहब। उन्होंने तो तुरंत जवाब दे दिया भाई। चलो वो अभी लो अभी आप कह रहे थे बुलवा के देखो, अब चौधरी साहब ने बोल दिया तो आप कह रहे हैं कि चलो ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए ये डिवाइड एंड रूल वाला गेम यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना। आप आंकड़ों पर बात करिए, अत्रे साहब गिना रहे थे, चौधरी साहब ने गिनाया, उस पर आप जवाब देते ना। मारुति पर आप जवाब देते। प्रवीण अत्रे फाइनल कमेंट की तरफ ही चलेंगे। प्रवीण अत्रे देखिए, ढुल साहब को अभी फिलहाल हरियाणा कितना पीछे गया है इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आपस में क्लेम करे, पहले क्लेम का गेम क्लियर करे। देखिए अतुल भाई, मैं हालांकि रविंदर जी से ना आलोचना का इतना निम्न स्तर कभी भी मैं उम्मीद नहीं करता था कि वो आलोचना में इतने निम्न स्तर पे चले जाएंगे
कि सच में उनको झूठ दिखने लगेगा। पहली बात तो यह है कि 75% आरक्षण सरकार ने किया, जेजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। कैबिनेट के अंदर मता पास हुआ, कैबिनेट जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछना कि जी वो किसके खाते में, भाई सरकार ने किया है, दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो ये कौन सा सवाल हुआ? ये आलोचना का निम्न स्तर है। फिर कहते हैं साहब आपने कोई रेलवे लाइन बिछाई हो तो बता दीजिए। अरे साहब रोहतक के अंदर एलिवेटेड रेलवे लाइन, जिसके लिए हुड्डा साहब चिल्ला चिल्ली करते रहे कि वो ना काम हो, कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड रेलवे लाइन जाके देखिएगा जिसका काम चल रहा है। आपने आर्बिट्रल रेल रेलवे लाइन की देखा है, रेलवे लाइन ये बातें कर रहे हैं। अब देखिए मैं आलोचना का स्तर कहां तक चला गया है। एक प्रवक्ता ये कहता है, अरे मैंने कहा कोई नई रविंद्र भाई अभी रुक जाइए, भाई अभी रुक जाइए, रविंद्र भाई रुक जाइए। एक प्रवक्ता देखिए आलोचना का स्तर कहां चला गया। एक प्रवक्ता ये कहता है कि साहब अगर आपने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया तो इसमें आपका क्या रोल है? ये तो अगर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया तो ये तो किसानों ने किया, बिल्कुल किसानों ने किया, हमने कब मना किया। लेकिन प्रोत्साहन किसने दिया? सरकार ने। बेहतरीन नीतियां किसने बनाई? सरकार ने। आपने क्यों नहीं बढ़ा लिया था खाद्यान्न उत्पादन? आपने क्यों नहीं किसानों को इतना प्रोत्साहन दे दिया था? आपने क्यों नहीं मछली पालन बढ़ा दिया था? उस बात का जवाब इनके पास होता नहीं है। एक साहब फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अरे साहब नारा नहीं दिया था, उसके ऊपर काम करके दिखाया। हमारे हरियाणा प्रदेश में जो बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। नतीजा क्या हुआ? 874 से हमारा सेक्स रेशियो 932 पे पहुंच गया। जनाब जरा एक बार झांक के देखो अपने आसपास। जिस तरह से हरियाणा के अंदर केवल 2 महिला थाने होते थे 2014-15 से पहले, इस सरकार ने कितने कर दिए? 33। महिला कॉलेज कितने होते थे 2014-15 में? 29। आज कितने हैं? 61। ये काम हुआ है महिलाओं के लिए। लेकिन ये फिर एक बार चिल्लाएंगे, अरे साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं। अरे साहब अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आपकी सच्चाई तो बताएंगे ना, तुलना तो हम करेंगे, बताएंगे कि आपने क्या किया। आपने केवल एक काम किया हुड्डा साहब ने, केवल किसान की जमीन लूटी सीएलयू के नाम पे, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और किसान की जमीन लूट के लिए। ये काम आपने जरूर किया है। ठीक है अत्रे साहब एक छोटा सा काउंटर जवाब ढुल साहब से लेते हैं, उसके बाद में रेणु साहब के पास जाऊंगा। अत्रे साहब का 10 साल का कार्यकाल, ढुल साहब जल्दी से एक छोटा सा जवाब। ठीक है अत्रे साहब आऊंगा, हो गया। प्रवीण अत्रे जो सरकार ने काम किया है वो नजर आती है, लेकिन हर बात पे इसका जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब जवाब जाएगा। अत्रे साहब जवाब बताइए ढुल साहब। अगर पंचायतों के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया तो सरकार ने दिया ना, मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया ना भाई। सुन लेते हैं, वो कह रहे हैं कि झूठ का स्तर है, झूठ का स्तर। पंचायत अत्रे साहब प्लीज, प्रवीण अत्रे प्लीज, इसके लिए भी सवाल पूछो। ठीक है इसका जवाब देता हूं। अत्रे साहब जवाब देता हूं। ढुल साहब जल्दी से छोटा जवाब। नहीं मैं डिबेट में झूठ बोल दिया, इन्होंने कहा कि 33 महिला। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप केवल झूठ। अरे आंकड़े देखो भाई, फैक्ट्स को देखो, तथ्य को देखो। फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको, साहब ने यही सिखा दिया सबको। झूठ मैं बता रहा हूं आपको। आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, आपको याद है 2014 के अंदर हरियाणा के झूठ। अत्रे साहब जवाब लेता हूं, 1 मिनट। अत्रे साहब जवाब बोलने का अधिकार प्राप्त है तो मुझे इनको बोलिए ढुल साहब जल्दी से। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 3 से 33 हमने महिला थाने बनाने का काम किया। ये नहीं बता रहे कि माननीय 2 से 33, 3 से नहीं, 2 से 33 आदेश के कारण जबरन इनको पालन करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यदि नहीं पता हो तो मैं आपको भेज देता हूं। आपने कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था 2009 के अंदर कि ऐसा नहीं किया हरियाणा के ऊपर। क्या किया था शुरुआत से 6 साल से जो लकीर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में 0 एफआईआर की बात की। अब ढुल साहब ये तो ज्यादती हो जाएगी ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर सरकार ने करा दिया तो गिनाएगी ना कि हमने किया। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया। अगर कोर्ट का आदेश आया तो उसकी पालना भी कराएगी, तो वो फिगर तो देंगे ना कि हाँ 2 से हमने कितने किए। अब उसमें एहसान जैसा क्या? एहसान कोई सरकार नहीं करती। आपने भी कोई एहसान किया था क्या? ये भी सरकार एहसान नहीं कर रही, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है भाई। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, आप उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, उसके फैक्ट्स के ऊपर सवाल खड़े करिए। हमने तो ये उन्होंने 2 से अगर 35 किए हैं तो गिनाएंगे। अब आप कहेंगे नहीं कोर्ट के कहने के बाद किया। बहरहाल विजेंद्र रेणु बहुत जल्दी से काउंटर। अब देखिए, आप नकारात्मक चर्चा ही करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ तो वो राजनीतिक विषय होता है और वो लोकतंत्र में अधिकारिक है, आपको अधिकार मिलता है। लेकिन प्रवीण अत्रे का कहना है कि कम से कम फैक्ट तो समझिए। अगर आप किसान की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, तो उसमें सब्सिडी दी जा रही, उसमें किसान को प्रोत्साहन दिया जा रहा, उसको तो आप नहीं नकारेंगे ना। रेणु साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। विजेंद्र रेणु आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
चले, मैं रोक रहा हूं विजेंद्र रेणु, आपको रोक रहा हूं मैं। विवेक चौधरी जल्दी से एक बहुत शार्प कमेंट। था ढुल साहब बड़े चिल्ला रहे थे, फैसला करा दो, फलाना करा दो। एक साइड तो ये कहते हैं काम नहीं हुआ, दूसरी साइड ये कहते हैं अरे सुनने का काम कीजिए। अब चिल्ला आप रहे दोबारा, हमारा नहीं है, चिल्लाइए। आपको पता नहीं प्रवक्ता की मर्यादा क्या होती है? चिल्ला रहे थे, आपको ये पता नहीं है कि आपके प्रवक्ता से कैसे बात चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर सिखाइए दादागिरी हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे। ये पता नहीं है कि अपने सीनियर प्रवक्ता से बात कैसे की जाती है। अतुल जी ने मर्यादा बनाने का काम करे, अतुल जी ने पहले मर्यादा काम करे। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, चर्चा को चिल्लाना मत कहिए आप लोग, इसीलिए मैं रोकता भी हूं कि एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा लंबा ना बोले, छोटे काउंटर करें। माफी मांगने के लिए कई चिल्ला रहे थे, ये भाषा इनकी। अब ढुल साहब देखिए, चर्चा में कई बार चिल्लाने जैसा लगता तो है, और उसको अगर बोला जाता है तो फिर माफी मांगना, तो ऐसे माफी तो फिर हर बार कांग्रेस को भी मांगना पड़ेगा, बीजेपी को भी मांगना पड़ेगा। बहरहाल मर्यादा रखना चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, लेकिन फिर भी विवेक चौधरी, ये डिबेट का स्तर है गुंडागर्दी चल रही है हमारे ऊपर। आप गुंडागर्दी ना दिखाइए, आपके समय में आप गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं? ये भाषा है आपकी, ये आपकी भाषा है। आपकी भाषा क्या है? आपकी भाषा चिल्लाना कोई गलत है? आप चिल्लाए तभी मैं चिल्लाने का अधिकार केवल आपको है, इंटरप्ट करने का चिल्लाने का अधिकार आपको है, झूठ बोलने का अधिकार। हम बोले तो डिबेट कराओ करने की हो रही है, आपको डिबेट कराओ। जो बात है सुनने का काम कीजिए, जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर से कहूंगा, मैं सिर्फ विवेक चौधरी नहीं, मैं सभी से कहता हूं, बार बार कहता हूं, खासतौर से मेरे साथ चर्चा में शब्दों की मर्यादा भी रखनी चाहिए, और जो काउंटर आप करते हैं वो किसी के बीच में भी कोई भी काउंटर करे तो छोटा काउंटर करे, ताकि दोनों की बात कम से कम क्लियर जाए। जो उसको पकड़ने का काम किया, अगर मेरी बारी में जरूर। आज हमने जो विकास कार्य किए, ये कभी कहते हैं किसी के खाते में, कभी कहते हैं ढुल साहब को इस बात की तकलीफ है। ढुल साहब बहुत ही, देखिए वो उनका बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उनकी तकलीफ का विषय सिर्फ इतना है कि वो चिल्ला नहीं रहे थे, वो फैक्ट्स बता रहे थे, वो चर्चा नहीं, अगर वो चिल्लाए हैं मेरी बारी में, मैं तभी बोला हूं, मेरे को कोई गलत बोलने की जरूरत नहीं। अगर चिल्लाए तभी मैं बोला हूं। आज के दिन स्टैंड कर रहे हैं अतुल जी, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूं सर, मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, विजेंद्र रेणु मुझे सुन पा रहे हैं आप? बहुत शार्प कमेंट आपका विजेंद्र रेणु। चलिए शायद अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आत्रे साहब आपका, चौधरी साहब आपका, ढुल साहब आपका, और विजेंद्र रेणु आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस वक्त जो 9 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उस पर सरकार का जो पक्ष है, या सरकार के ऐलान जो नए किए गए, उस पर बीजेपी और जेजेपी जो सरकार में है अपने तर्क रखती हैं, लेकिन कांग्रेस इनेलो का यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी है, और उन आंकड़ों में उनके दौर के काम भी शामिल कर दिए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड के बाद जब सरकार चुनावी मोड में जनता के बीच में जाएगी, तो तय जनता को करना है। नमस्कार।